नमस्कार, मैं हूं अनुरंजनी गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस टीवी चैनल। आज के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ है एक खास मेहमान, जिनसे मुझे लगता है कि आप सभी परिचित ही होंगे। शिमला से हैं और इनका शुभ नाम देवेंद्र कुमार जी है। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें समय दिया। और सर, हम आप सभी दर्शकों को बताना चाहते हैं कि ये साहित्य में काफ़ी रुचि रखते हैं और एक अच्छे साहित्यकार भी हैं और काफ़ी साहित्यकारों से मिलते भी रहते हैं, उनसे उनके व्यक्तित्वों का जानने का प्रयास करते हैं, उनकी साहित्य की उनकी जो लेखनी है उनसे लोगों को परिचित करवाने का प्रयास करते हैं, लोगों को मंच देने का भी एक अच्छा प्रयास करते हैं। और साथ में आपको बता दें कि ये पत्रकारिता के क्षेत्र से भी जुड़े हुए हैं, एक अच्छे और वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, शिमला से हैं। सर, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपका जो पत्रकारिता का सफ़र है वो कब से शुरू हुआ और कैसे शुरू हुआ सर? सबसे पहले तो न्यूज़ प्लस का थैंक यू, आपका मैम बहुत बहुत धन्यवाद। सफ़र काफ़ी लंबा है। पत्रकारिता तो बाद में आई, इससे पहले हमारी एक संस्था है देवभूमि हिमकला मंच, जी सर, उसके साथ जुड़ना हुआ। फिर उसके बाद तो फिर दूसरी फील्ड्स में आना हमारा जो है हुआ। और उससे पहले तो हम एक संस्था चलाते हैं, हम प्रमोट करते हैं कला संस्कृति और कलाकारों को। तो वो 2015 से हम काम कर रहे हैं। फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें जुड़ती गई और कहीं ना कहीं जब हम लोगों से मिलते थे, कलाकारों से, तो कहीं ना कहीं अपने मन में भी जो था कुछ जो सपने होते हैं ना, लिखने के, गाने के, वो भी साथ साथ चलते रहे। जी। जी। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे आप हिमाचल के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर कलाकारों से मिल रहे हैं, तो कितना आप कलाकारों को समझ पाए हैं और कितना हिमाचल के कलाकारों को, कि किस तरह की उनमें रुचियाँ हैं और क्या स्थिति है सर हिमाचल के कलाकारों की? जी, देखिए मैं पूरे हिमाचल घूमता हूँ और आजकल उसी सिलसिले में मैं कुल्लू में भी आया हूँ, मनाली भी जाऊँगा। जी। हिमाचल में कलाकारों की कमी नहीं है। हर जगह, हर क्षेत्र में जो है हमारे कलाकार हैं, चाहे राइटिंग है, सिंगिंग है, डांस है, एक्टिंग, मॉडलिंग, हर तरह के कलाकार भरे पड़े हैं। लेकिन ज़रूरत वही आ जाती है कि स्टेज बड़े नहीं हैं। जिस तरह के अदर स्टेट्स में कार्यक्रम होते हैं, स्टेज होते हैं, हिमाचल में वैसे नहीं है। कुछ एक फेयर होते हैं, वहाँ पे सिर्फ सिंगर जी जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा डांसर जाते हैं। इसके अलावा जो दूसरी विधाएँ हैं, आपकी लिखनी है, पेंटिंग्स वगैरह हैं, उनके लिए मंच नहीं है या बड़े स्टेज नहीं हैं। तो उस वजह से जो कलाकार हैं, उनकी जो कला है, कहीं न कहीं पीछे रह जाती है। सर, जैसे आपने कलाकारों को काफ़ी अच्छे से समझा भी है, और तो आपको क्या लगता है कि किस तरह के भाव है, ख़ासकर हिमाचल के कलाकारों के दिल में क्या सोचते हैं और किस तरह के ये चाहते हैं वो कि किस तरह का बदलाव हो इस दिशा में? जी, देखिए बदलाव तो बड़ा चाहते हैं, जैसे इंडस्ट्री चाहते हैं। सबसे पहले तो जब तक हमारे यहाँ इंडस्ट्री नहीं बन पाती है, जैसे चाहे फ़िल्म इंडस्ट्री की बात है, फ़िल्म जी। पॉलिसी की बात है, जब ये चीज़ें नहीं होती और सबसे बड़ी बात है कि सरकार अगर इसमें आगे नहीं आएगी, कलाकारों के हित के लिए नहीं सोचेगी, तब तक जो बदलाव वो चाहते हैं, सभी चाहते हैं कि यहाँ इंडस्ट्री हो, उनको काम मिले। नाम, काम, दाम, 3 चीज़ों पे जब तक काम नहीं होगा, तब तक जो है यहाँ का कलाकार वंचित ही है बड़े मंचों से। हाँ, जो कुछ एक सिंगर्स हैं, आप भी देखते हैं कि सिंगर हर स्टेज पे जाता है, परफॉर्मेंस देता है, लेकिन जो दूसरी विधा है वो कहीं न कहीं पीछे रह जाती है। तो सबसे पहले तो सरकार को इस दिशा में बड़े प्रयास करने होंगे, तभी उनके सपने पूरे हो सकते हैं। जी, आपको क्या लगता है सर, सरकार की तरफ से किस तरह के प्रयास करके इन कलाकारों को एक अच्छा मंच दे सकता है? जिस तरह से आपने बोला नाम, दाम और काम। काम, जी। बोला आपने, इन 3 चीज़ों को जो कलाकारों को प्रोवाइड करने के लिए किस तरह से प्रयास कर सकती है? क्या एक रास्ता रह सकता है इसके लिए? देखिए ऐसा है, सरकार के पास सब कुछ है, विभाग है, भाषा और संस्कृति विभाग, इनके पास काफ़ी बड़ा बजट रहता है जी। कि वो कर सकते हैं, लेकिन वो काम तो करते हैं, लेकिन वो उतने नहीं सार्थक सिद्ध होते हैं। साल में 2 या 4 कार्यक्रम अगर आप करवाते भी हो, उसमें 100-200 आर्टिस्ट आते हैं, तो कोई ज़्यादा जो है वो रिजल्ट सामने नहीं आते। सरकार अगर सबसे पहले फिल्म पॉलिसी अगर लाती है, देखिए फिल्म पॉलिसी जब अगर आती है तो यहाँ पे हमारी जो है फिल्में बननी शुरू हो जाएगी। हमारी जो इंडस्ट्री अगर बन जाती है तो सभी कलाकारों को, चाहे वो कैमरामैन होगा, चाहे वो एंकर्स होगा, चाहे वो आर्टिस्ट, कोई भी किसी भी क्षेत्र का होगा, तो उनको काम मिलेगा। जब तक ये पॉलिसी नहीं बनेगी, सरकार नहीं बनाएगी, तब तक यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला है। सबसे पहले तो सरकार को ही करना होगा। जी। जी। सर, जैसा आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि कलाकारों की स्थिति क्या है ख़ासकर हिमाचल में। तो सर, क्या आपको लगता है कि हिमाचल के जो कलाकार हैं, अन्य राज्यों का उतना नहीं अनुभव भी नहीं है मुझे, मैं सिर्फ़ हिमाचल की बात करना चाहूँगी और आपसे भी सिर्फ़ हिमाचल का जानना चाहूँगी, क्या हिमाचल में संभव है जो कलाकार है वो सिर्फ़ अपनी कला के दम पर ज़िंदा रह सकता है, या फिर कोई साहित्यकार है, क्या वो अपने साहित्य पे ज़िंदा रह सकता है, अपना जीवन यापन कर सकता है? जी, बहुत ही बढ़िया ये प्रश्न है और मैं तो ये कहूँगा कि यहाँ के जो कलाकार हैं, कुछ एक
जो है वो अपने कला की वजह से ही रोटी खा रहे हैं, वो भी कुछ एक सिंगिंग साइड से, मैं बिल्कुल बेबाक कहता हूँ, जो दूसरी विधाएं हैं जैसे राइटिंग है, पेंटिंग्स हैं, या हमारे डांस से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, उन कलाकारों को तो बड़े मंच मिलते नहीं हैं और उनकी रोजी रोटी नहीं चलती। अभी हाल ही में देख लीजिए, कोरोना काल में इतनी बुरी स्थिति थी, हम बहुत से ऐसे कलाकारों से भी मिले उस वक्त कि उनको खाने की भी दिक्कत थी, तो उन्होंने बहुत मुश्किल से समय गुजारा और कई लोगों ने तो पलायन भी कर दिया इस लाइन से कि इसमें कुछ भी नहीं होने वाला है। जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा सर ने बताया कि किस तरह से जीवन जो है कलाकारों का कितना मुश्किल है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कलाकार जो है, खासकर हिमाचल में कलाकारों की कमी नहीं है, लेकिन कमी है तो उन कलाकारों को मंच देने की और उनको काम मिलने की। कलाकार काफ़ी है लेकिन उनको काम नहीं मिल पा रहा। जैसे सर ने बोला कि काम, दाम और नाम नहीं मिल पा रहा है। यदि ये 3 चीज़ें कलाकार को मिल जाएँ तो हिमाचल का कोई भी कलाकार पीछे नहीं हटेगा। और मुझे लगता है कि हिमाचल में खासकर कला की कोई कमी नहीं है। इस तरह की अगर प्रयास सरकार की तरफ से कुछ हो जाए और कलाकारों की कुछ मदद हो जाए तो हो सकता है कि कलाकारों को अपनी कला को छोड़कर किसी दूसरी फील्ड में अपना जीवन यापन करने के लिए कोई दूसरे काम करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। जैसे कि अभी तक हम सभी ने बात की कलाकारों के ऊपर, तो हमारे साथ जो सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो सर हम जानते हैं कि आप पत्रकारिता के क्षेत्र से भी संबंध रखते हैं, तो कहीं ना कहीं पत्रकारों के बारे में भी आप जानते हैं कि पत्रकारिता की क्या स्थिति है हिमाचल में, और हिमाचल में किस तरह से पत्रकार अपना जीवन यापन करते हैं और किस तरह के कलाकार पत्रकार हिमाचल में हैं। आप इस बारे में कुछ बताना चाहिए? जी, देखिए, मुझसे बेहतर आप भी जानते हैं, लेकिन मैं इसमें भी कुछ कहना चाहूँगा कि जैसे पत्रकारिता की बात है, हमारे हिमाचल में भी बहुत से बच्चे इस सपने को लेकर आगे बढ़ रहे हैं कि हम पत्रकारिता में आगे जाएं, टीवी चैनल्स वगैरह में जाएं, और उस तरह की कोशिशें हमारे हिमाचल में हो रही है काफ़ी अच्छी। जैसे आपका न्यूज़ प्लस कुल्लू से चलता है, मैं पिछले 4 सालों से देख रहा हूँ, इस तरह की कई जो है चैनल्स हमारे पोर्टल हिमाचल में चल चुके हैं, लेकिन एक सपने के साथ सभी लोग इसमें जुड़े हैं। लेकिन स्थिति ये है कि हम लोग फाइनेंशियली बहुत वीक हैं इसमें। क्यों? क्योंकि जितना भी हमारे जो पोर्टल हैं या न्यूज़ चैनल हैं, वो कहीं ना कहीं फाइनेंशियली अगर स्थिति हमारी अच्छी हो, वो कहाँ से होगी जब तक हमें स्पॉन्सर नहीं मिलेंगे। हिमाचल में स्पॉन्सर नहीं है, तो कहीं ना कहीं जितने भी पत्रकार हैं वो अपने सपने को आगे बढ़ा रहे हैं कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोड़ पे शायद कोई ऐसा वक्त आएगा कि हमें भी कुछ अच्छा करने का मौका मिलेगा। वही बात आ जाती है, नाम काम दाम। ठीक है, नाम तो आपको मिल रहा है, पत्रकारिता में काम कर रहे हैं आप, ठीक है, काम भी मिल रहा है, लेकिन उतना पैसा नहीं मिल पा रहा है अभी। उस स्थिति में पत्रकार अभी भी बहुत पीछे हैं। जी जी सर, कहीं ना कहीं सवाल उठते हैं निष्पक्ष पत्रकारिता की। तो निष्पक्ष पत्रकारिता जो है वो हिमाचल में किस हद तक सही है, कि आपको लगता है कि कितनी निष्पक्ष पत्रकारिता या हिमाचल में हो रही है और कितने निष्पक्ष पत्रकार हिमाचल में बचे हुए हैं, इसके बारे में चर्चा करें। जी, देखिए, ये बहुत खतरनाक सा सवाल आपने पूछ लिया। लेकिन मीडिया, वैसे तो दाग लगते ही रहते हैं कि मीडिया कभी सच नहीं बोलता है यार, लेकिन उनके भी बहुत सारे ऐसे दायरे होते हैं, उनको भी उसी स्थिति में काम करना होता है, बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है और निष्पक्ष होती है। लेकिन लोग कहते हैं कि नहीं उन्होंने ये किया, या जब कोई पार्टी आती तो लोग कहते हैं कि उन्हीं के बारे में कहते हैं, है ना। कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती है अपने आसपास भी। तो पत्रकार तो चाहता है कि मैं बिल्कुल एक्यूरेट सारी चीज़ें दूं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो बिल्कुल ही गलत बताते हैं। लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि शायद ये कुछ ज़्यादा है, क्योंकि पत्रकार भी तो इंसान ही हैं, उनको भी तो समाज में ही रहना है, हमारे आसपास के लोगों के साथ ही रहना है। तो ऐसा नहीं है कि इसमें जो है निष्पक्ष पत्रकारिता नहीं होती है आज भी, और ये अच्छे से होती है, ऐसा नहीं है। सर, आपकी नज़र में निष्पक्ष पत्रकारिता किस तरह की पत्रकारिता होती है, किस तरह से हिमाचल में निष्पक्ष पत्रकारिता पे किस तरह से काम हो रहा है? जी, लोग यही चाहते हैं कि आप बिल्कुल सच कहें, जो हो रहा है बिल्कुल वही कहें। कई बार ऐसा होता है कि हमें न्यूज़ चैनल वगैरह चलाने होते हैं, कई बार मिर्च मसाला भी लेना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कंट्रोवर्सी वाली चीज़ें भी हमारे बीच में आ जाती है। तो कुछ लोगों को लगता है कि शायद ये अपना चैनल चलाने के लिए उठपटांग कर रहे हैं या बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की नज़रों में हम फिर भी खटकते ही हैं। ऐसा नहीं है, हिमाचल में अच्छा हो रहा है काम, सभी पोर्टल अच्छे चल रहे हैं। अब कुछ अगर कर भी रहे होंगे तो उसके बारे में हम ज़्यादा कह भी नहीं सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ी बार चीज़ें आ ही जाती है बीच में। जी, दाग लग भी जाते हैं। जी सर। सर, जैसे आपने बताया कि पत्रकारिता जैसे कि काम भी मिल रहा है, नाम भी मिल रहा है, लेकिन दाम की कहीं ना कहीं कमी है। तो क्या वास्तविक कारण है सर कि पत्रकारों को अच्छी सैलरी नहीं मिल पाती और अच्छे से वो अपना घर परिवार नहीं चला पाते हैं? देखिए, मैक्सिमम जितने भी पोर्टल या न्यूज़ चैनल वगैरह चल रहे हैं, देखिए जो बड़े हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे नाम है, उनको तो स्पॉन्सरशिप अच्छी मिल जाती है या वो उनकी बैकबोन काफ़ी अच्छी रहती है। लेकिन जो नए होते हैं, जिनको शौक होता है कि हमें इसमें करना है, वो
कहीं ना कहीं वो शुरुआती दौर पे अपना पैसा उसमें लगाते हैं कि चलिए 4 आदमी को रोज़गार मिल जाएगा, जब कभी अच्छा काम हो जाएगा तो पैसा भी आ ही जाएगा। देखिए, जब तक बड़ी स्पॉन्सरशिप वो मिलती है, हमें आसपास के दुकानदारों से मिलती है, बड़े जो बिल्डर्स हैं उनसे मिलती है। आप देखते हैं मीडिया क्षेत्र में जो है वहीं से पैसा आता है और घर से कोई भी नहीं लगाना चाहेगा, लेकिन एक हद तक आदमी चाहता है कि चलिए 1 साल 2 साल वो संघर्ष करता है, लगाता है। लेकिन जब तक बड़े स्पॉन्सर हमें नहीं मिलेंगे, हिमाचल में कमी नहीं है स्पॉन्सर की, हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन अभी उनके मन में भाव ही नहीं आता है कि हम इनको दें कुछ उटपटांग चीज़ों के लिए खर्च लेंगे। लेकिन अगर हमारे मीडिया जो क्षेत्र है बहुत पीछे है, इस वजह से फाइनेंशियली कह रहा हूँ, काम के लिहाज से नहीं कह रहा हूँ, काम के लिहाज से बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, पूरे हिमाचल में हर जगह अच्छा काम हो रहा है, लेकिन उनको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है जब तक हमें स्पॉन्सर अच्छे नहीं मिलते, क्योंकि पैसा स्पॉन्सर ही हमें देंगे। जी सर, जैसा कि हम जानते हैं कि अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया है, तो कहीं ना कहीं ये रहता है कि स्थिति किस चीज़ के, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक में अभी का जो माहौल है इलेक्ट्रॉनिक में ज़्यादा है या प्रिंट में ज़्यादा है? जी, वैसे तो देखिए पहले का जो दौर था प्रिंट का ज़्यादा था, आज भी प्रिंट का है, ऐसा नहीं है, प्रिंट मीडिया भी अभी काम कर रहा है, लेकिन समय ऐसा हो गया कि सबके हाथ में ना मोबाइल आ गया है। अखबार पहले हर घर में आता था, लेकिन अब शायद 2 या 4 ही घर होते हैं आस पड़ोस के, वो भी एक प्रूफ के लिए कि यार कोई हमारी न्यूज़ होगी तो कटिंग रख लेंगे। और दूसरा जो हमारा मीडिया है, हमारा जो चल रहा है आज, हाँ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो चल रहा है आजकल देखना पसंद करते हैं, क्योंकि मोबाइल सभी के पास है, तो ज़्यादा आजकल लोग देखना पसंद करते हैं, पढ़ना कम पसंद करते हैं। ऐसा नहीं है, पढ़ने वालों की तादाद है, लेकिन देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो इसलिए मुझे लगता है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आज की तारीख में थोड़ा सा हावी होता हुआ नज़र आ रहा है। जी, आपकी नज़र में सर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया में ज़्यादा बेहतर कौन है आपकी नज़र में? देखिए, दोनों अपनी जगह बराबर है। हम प्रिंट को भी नेगलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने बहुत लंबा एक समय दिया है और आज भी दे रहे हैं, आज भी अच्छा काम चल रहा है, ऐसा नहीं है। मेरे हिसाब से तो दोनों बराबर ही हैं, मैं किसी को भी कम ज़्यादा नहीं आंकता, क्योंकि दोनों की अपनी महत्वता है। जी सर, मैं भी ये कहना चाहूँगी सर कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहीं ना कहीं, भले ही सर उसी टाइम हम करंट चीज़ें डाल देते हैं, जो उस टाइम घटनाएं घटती है उसी दौरान उन घटनाओं को लोगों के समक्ष लाने का प्रयास करते हैं। कहीं ना कहीं सर अगर लेखनी की बात करें, लेखनी जितनी अच्छी प्रिंट मीडिया में और कितने अच्छे से लिखा जाता है, वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक में संभव नहीं हो पाता, क्योंकि जो है हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की अगर बात करें तो करंट इश्यूज अगर डाल दें तो उसमें ना हम उतना अच्छे से लिख पाते हैं, ना उतना डिटेल में, तो थोड़ा जल्दी भी हो जाता है। और लोग जो है कहीं ना कहीं, अगर जैसे आपने बताया कि लोग पढ़ना कम पसंद करते हैं लेकिन देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर हम अपनी भी बात करें कि किस तरह से जो है चैनल पे खबरें चलती है, तो कहीं ना कहीं प्रयास भी यही रहता है कि लोगों को देखने का, मतलब कि वीडियोस के थ्रू लोगों तक संदेश पहुंचाने का प्रयास किया जाए। कहीं ना कहीं सर मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि कहीं ना कहीं जितनी अच्छे से रिटर्न में जो है लिखा जाता है, जितने अच्छे से हम लिख सकते हैं, उतने अच्छे से वीडियोस में वो चीज़ें नहीं हो पाती है। और कहीं ना कहीं लोग जो है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक में बात करें, इलेक्ट्रॉनिक में भी अगर कहीं लिखा हुआ है, कोई स्क्रिप्ट लिखी गई है, तो उस पर कम ध्यान जाता है। जो सुना जाता है, जो दिखाया जाता है, उस पे ध्यान है। कहीं ना कहीं सर हम समझते हैं जो रिटर्न में है, हम भी चाहते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, वो चाहे इलेक्ट्रॉनिक, चाहे प्रिंट मीडिया हो या फिर कोई ई मैगजीन वगैरह या ई न्यूज़पेपर हो, उसी को पढ़े। क्यों ना कहीं जिस तरह से जो अच्छे से भाव, जो कहीं ना कहीं पत्रकार, एक साहित्यकार भी मेरे हिसाब से होता है कि उसको साहित्य की भी एक अच्छी समझ होती है। कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें रिटर्न में जितना अच्छे से मिल पाती है, उतना हमें जो है विजुअली ये चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। हम सभी दर्शकों से भी आग्रह करेंगे कि साथ साथ में इलेक्ट्रॉनिक के साथ साथ, जैसे प्रिंट से आप लोग पीछे हटने की कोशिश कर रहे हैं, साथ साथ में इन सब चीज़ों को भी लेते चलें, क्योंकि प्रिंट मीडिया एक ऐसा मीडिया है जिसमें पत्रकारों द्वारा इतनी मेहनत से कुछ लिखा जाता है और आपके लिए एक अच्छी सामग्री आपके सामने परोसी जाती है, जो काफ़ी मेहनत से परोसी जाती है। पूरे दिन भर की मेहनत के बाद शाम को वो परोसी जाती है आपके लिए काफ़ी सरल तरीके से, क्योंकि दिन भर जो चीज़ें घटती है वो तो चलो एकदम से आ जाती है, कहीं ना कहीं अच्छे से। ये सारी चीज़ें, मैंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को नहीं नकार रही, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है आज के समय में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें उसी दौरान तुरंत उन सभी घटनाओं का पता लग जाता है। कहीं ना कहीं साथ साथ में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो हावी हो ही रहा है, सभी पर हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बिना आज काम नहीं चल रहा है। यहाँ तक कि सभी न्यूज़पेपर जो है, जो प्रिंट मीडिया वाले, वो सभी कहीं ना कहीं आ रहे हैं उस दिशा में। ई मैगजीन, ई न्यूज़पेपर में आ रहे हैं कहीं ना कहीं, लेकिन जो ई मैगजीन है, कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों को भी पढ़ने का प्रयास करें, उनसे पीछे हटने की कोशिश ना करें। और सर कुछ आप बताना
बताना चाहेंगे अपनी तरफ से, कोई खास बात कुछ आप जनता को संदेश देना चाहेंगे, जो हमारे दर्शक हैं उनसे कुछ खास बातचीत करना चाहेंगे? जी, बस यही जो आपने पूरा प्रकाश डाल दिया प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का। और देखिए, प्रिंट मीडिया से भी हज़ारों लोग जुड़े हैं, उनका जी, रोज़गार जुड़ा है। जी। और जो आपने कही कि ऑथेंटिक बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है कि हम जो है ना प्रिंट मीडिया में सोच समझ के लिखते हैं, ठीक है? और उसमें जो भी चीज़ आती है बहुत सही तरीके से, ताकि कोई गलती ना हो जाए। कई बार दूसरा जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हम जल्दबाजी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है, या तो लाइव ही दिखा देते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती है। लेकिन प्रिंट मीडिया का भी अपना वजूद है, और हम चाहते हैं कि उसको ना भूलें। आज ऐसी स्थिति है, पर हम चाहते हैं कि दोनों को बराबर लेके चलें, दोनों की अपनी महत्वता है, और सभी लोग जो है इसमें सहयोग करें। ज़रूरी नहीं है कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के ही जो है वो पक्षधर हो जाएं। आपको प्रिंट मीडिया में भी आना है, दोनों में आना है, क्योंकि दोनों एक ही परिवार के दो हिस्से हैं। और जी। मैं बस सभी से यही कहना चाहूँगा कि जो हमारे पत्रकार बंधु हैं वो भी इंसान ही हैं, और आप लोग तो ये चाहते हैं कि शायद अभी कुछ हो और अभी सब कुछ हो जाए, वही न्यूज़ सामने आ जाए। लेकिन हमारी भी एक पर्सनल ज़िंदगी होती है, बहुत कुछ हमने देखना होता है। तो हम लोगों को भी अपने समाज में रहना होता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें करनी होती है, और कई बार हम लोगों पे उँगलियाँ भी उठ जाती है, आपने ये क्या दिखा दिया, वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें। लेकिन हम भी चाहते हैं कि समाज में जब हमारी कोई ड्यूटी बन जाती है, चौथा स्तंभ अगर हमें कहा जाता है, तो हम भी सच लेके सामने आएँ, और कोशिश सभी यही करते हैं। तो हम लोगों को भी आप उसी नज़र से देखें, और इस नज़र से ना देखें कि ये बिकाऊ मीडिया है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती जी सर। है ना? तो बहुत जी। सारी ऐसी चीज़ें आती हैं, लेकिन कभी भी कोई आदमी ये नहीं चाहता कि उसके ऊपर लांछन लगे, या इस तरह के एलिगेशन उसके ऊपर लगे। हम भी समाज के साथ ही जुड़े हुए हैं, आप लोगों के बीच के लोग हैं, तो हम लोगों को भी आप जो है उतना ही मान-सम्मान दें और आदर से देखें। और बस यही कहना चाहूँगा, जी। इसी तरह प्यार देते रहें बहुत ज़्यादा। बहुत-बहुत धन्यवाद सर, जैसे सर ने बताया और काफ़ी अच्छे से अपने भाव को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। हम भी ये चाहते हैं कि हर दिशा में कोई भी किसी भी फील्ड में काम कर रहा हो, उसे एक समान भाव से देखा जाए, उसे भी सम्मान दिया जाए। हर व्यक्ति को सम्मान का अधिकार है कि उसे इज़्ज़त मिलनी चाहिए। कहीं न कहीं अगर हम बात करते हैं एडवर्टाइज़मेंट की, एडवर्टाइज़मेंट पे अगर कोई काम कर रहा है, तो कुछ लोग, मैं नहीं चाहती समझती कि सभी लोग, लेकिन कुछ लोग उनको हीन भाव से देखते हैं। उनकी तरफ कोई खराब सी दृष्टि से देखते हैं कि अब ये ऐड मांगने आ गए या फिर मार्केटिंग कर रहे हैं। कहीं न कहीं आप लोगों को बता दें कि न्यूज़ चैनल की जो रीढ़ की हड्डी है, उसे विज्ञापन ही माना जाता है। विज्ञापन ही न्यूज़ चैनल की या फिर मीडिया की रीढ़ की हड्डी है। उसके बिना चैनल नहीं चल सकते हैं। अगर चैनल चलने बंद हो जाएँगे तो आप सभी समझ सकते हैं, तो चैनल अगर सारे बंद हो जाएँगे, तो मीडिया अगर बंद हो गया, मीडिया अगर फ़ील्ड ही ख़त्म हो गई, तो कहीं न कहीं समाज का सच नहीं दिखाया जा सकता। समाज में होने वाली घटनाओं को आप लोगों के समक्ष रखने वाला कोई नहीं होगा। कहीं न कहीं अगर हम विज्ञापन की बात करें, तो विज्ञापन जो है रीढ़ की हड्डी है। कहीं न कहीं समझा जाता है, हमें बताया जाता है कि रीढ़ की हड्डी है विज्ञापन पत्रकारिता की। तो विज्ञापन के बिना पत्रकारिता नहीं चल सकती है। जो लोग पत्रकारिता में विज्ञापन की फील्ड में काम कर रहे हैं, उनको भी अच्छी इज्जत दी जाए, उनको भी रिस्पेक्ट अच्छी दी जाए। इसी भावना के साथ और इसी आशा के साथ हम लेते हैं आप सभी से विदा। आगे एक ऐसे ही कार्यक्रम के साथ आप सभी से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।